नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा सिस्टम है कि वहाँ सिर्फ खानदानी राज है। मैंने बड़े करीब से देखा है। और खानदानी राज ये है कि वहाँ पे सिर्फ उसी आदमी को जिसका बाप एमएलए है उसके बेटे को आगे लाने की कोशिश की जाती है। सहाफत के पेशे से वाबस्ता हो जाते हो तो आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। हम जैसे लोगों का पेशा सियासत नहीं होता, हमें मजबूरी सियासत में लाती है। अगर राज किया है तो वो इन्हीं दो जमातों ने किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने। अगर इक़्तिदार में रहे तो यही दो जमातें रही हैं। और यहाँ पे जो मसाइल जो मुश्किलात इस वक्त हैं तो इनके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। अल्ताफ बुखारी भी पीडीपी का एक खास कारकुन था श्रीनगर में। आदाब नाजरीन, इस वक्त हम ज़िला बड़गाम के एक जानी मानी हैसियत के साथ है जो कि यूसमर्ग इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, रियाज़ अहमद बड़ाना। इनसे आज जानेंगे पैदाइशी जो ये यूसमर्ग से हैं इस एरिया के हवाले से, और उसके बाद बात होगी सहाफ़त के हवाले से भी, और सहाफ़त के बाद हम सियासत पे जाएंगे क्योंकि रियाज़ अहमद बड़ाना जो है पब्लिसिटी सेक्रेटरी है अपनी पार्टी कश्मीर के। सियासत पे ज़रूरी बात करनी ही बनती है। रियाज़ साहब, आपका खैर मकदम है ग्रोइंग कश्मीर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज़ साहब, अगर हम देखें तो पैदाइशी आप यूसमर्ग इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम देखें तो यूसमर्ग एक अच्छी जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर जिस तरह से हम देखें तो सरकार के दावे रहते हैं कि यूसमर्ग को हम डेवलपमेंट अच्छे से करेंगे, डेवलप करेंगे, मगर जिस तरह से हम देखते हैं यूसमर्ग को पीछे छोड़ दिया गया है। दूध पथरी उसके बाद बनी, मगर यूसमर्ग पहले थी। यूसमर्ग को पीछे क्यों छोड़ दिया गया है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो ज़िला बड़गाम के एक दूर दराज इलाका नागबल यूसमर्ग से हैं। और अगर हम यूसमर्ग के हवाले से बात करें, यूसमर्ग जो है एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है और ये काफ़ी कदीम सेहत अफ़ज़ा मुकाम है, बहुत पहले की है। जहाँ तक मैंने सुना है कि यूसुफ शाह चक साहब जो थे वो वहाँ पे दरबार लगाया करते थे, आ जाया करते थे, यानी कि उस समय की है वो। लेकिन हमारे जो माजी के सियासतदान रहे, माजी की जो सरकारें रहीं, और उन्होंने यूसमर्ग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अगर मुझे लगता है कि यूसमर्ग की तरफ तवज्जो दी गई होती तो वहाँ के लोगों को रोज़गार के वसाइल भी वहाँ होते। तो माशाल्लाह हमने अपनी तरफ से जो पिछले कई सालों से बहैसियत एक सहाफ़ी मैंने जो कोशिशें की, लिखा यूसमर्ग के हवाले से या स्टोरियाँ वगैरह की, आप लोगों ने भी उसमें आपका भी योगदान रहा। और आज कहीं न कहीं यूसमर्ग का में थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर हम देखें तो वो बख्शी साहब के कुछ क्वार्टर्स वगैरह जो बने हुए थे, वही बने हुए थे। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज भी हमारे वहाँ मौसलाती निज़ाम जो है वो नहीं है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कई बार जो है हमने सरकार से यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है उनसे गुज़ारिश की, और मीडिया के ज़रिए अखबारों के ज़रिए भी उनकी नोटिस में मामला लाया, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पे मौसलाती निज़ाम जो है उसको बहाल नहीं किया गया। जब आप ये देखते हैं कि आज इस तरक्की याफ़्ता दौर में डिजिटल इंडिया की जहाँ बात की जा रही है, तो वहाँ पे आज अगर किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम पे आपको मौसलाती निज़ाम दस्तयाब नहीं है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यूसमर्ग के साथ जो है वो सतीली वहाँ का कितना सलूक किया गया है। अब दूध पथरी की जो बात है, दूध पथरी यूसमर्ग से हालाँकि डेवलपमेंट तो दूध पथरी को भी करना चाहिए क्योंकि ये भी एक सेहत अफ़ज़ा बहुत ही अच्छी सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर देखें तो ये बहुत ये ब ब बाद की बात है। यूसमर्ग जो है, यूसमर्ग एक तारीख़ी सेहत अफ़ज़ा मुकाम है और सबसे खूबसूरत सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। यूसमर्ग से ऊपर जो अपर एरियाज़ है, जैसे हम कहेंगे बरगा, बरगा के बारे में महजूर ने कहा है, जो कश्मीरी शायर, एक मशहूर शायर था महजूर, उसने कहा कि हरगा इत्स बरगा जनतस मंच सरगा। यानी बरगा इससे ऊपर जो से दूसरे मुकामात हैं जहाँ तक लोग जा ही नहीं पाते हैं, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यूसमर्ग पूरा जो है वो लोग देख ही नहीं पाते हैं। और हमारी ख़ास करके जो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और हमारी गुज़ारिश रहेगी आपके थ्रू, आपकी चैनल के थ्रू हम गुज़ारिश करेंगे यहाँ की इंतज़ामिया, ख़ासकर हमारे जो ज़िला तरक्याती कमीशन बड़गाम है उनसे भी गुज़ारिश करेंगे, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी गुज़ारिश करेंगे। सबसे पहले वहाँ पे मौसलाती निज़ाम जो है, वहाँ पे किसी कंपनी का एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, किसी का टावर जो है वो नस्ब किया जाए और उसके बाद जो है उसको डेवलप किया जाए। तो ये मैं ये कहूँगा कि इतने अरसा सरकारें रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, पीडीपी की रही, हमारा जो पहले तो एमएलए वहाँ पे
नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, फाइनेंस मिनिस्टर था उधर रहीम राथर साहब। तो मैं ज़रूर मानूंगा कि वो एक काबिल तरीन लीडर है, लेकिन शिकवा ज़रूर करूंगा मगर कि उन्होंने सोतली माँ का सलूक किया गया यूसमर्ग वहाँ की पे। तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद पीडीपी का भी हमारा जो है वो भी वहाँ पे एमएलए रहा हंजूरा साहब, तो उन्होंने भी यूसमर्ग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ इस वक्त यूटी में जो एलजी इंतज़ामिया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा वो इसकी तरफ तवज्जो दे, ताकि वहाँ के लोगों को एक तो रोज़गार मिल जाएगा, और उसके साथ साथ यूसमर्ग जो है यहाँ जो सैलानी आ रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है उनकी परेशानी की जो है, उनको जो मसाइब का सामना रहता है तो उसका भी कहीं ना कहीं अजाला होगा। एक सहाफ़ी होने के हैसियत से आप यूसमर्ग के उस एरिया में रहते हैं, सहाफ़त आपने कब से स्टार्ट की? ये शौक था आपका या आपका सब्जेक्ट था, पैशन था कि आपको उस एरिया को बनाना है? देखिए, जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक है तो मैं ये कहूँगा कि मैं उर्दू ज़बान जो है, ज़बान अदब से मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, ये पहले से ही थी। और उसके बाद क्या है कि जब कभी कभी मैं आपको ये कहूँ कि मेरा ये शौक़ नहीं था, और मेरा पहले कोई पेशा भी नहीं था, चाहे सियासत को आप ले लें या सहाफ़त को ले लें। कभी इंसान जब अपने इलाके के जो दुख है, दर्द है, जब उनको देख कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपने लोगों की जो है खिदमत कर सकूं, अपने लोगों के मसाइल जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचा सकूं, तो मुझे लगा कि सहाफ़त सबसे बेहतरीन रास्ता है, जिसके ज़रिए हमारे जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं मसाइल जो है या उनकी मुश्किलात जो हैं उनका अजाला हो। और उसके बाद मुझे 5 8 6 साल हो गए अब इस पेशे के साथ वाबस्ता। और अल्लाह का करम है कि शुक्र है मैंने कभी भी नेगेटिव स्टोरियां जो है वो नहीं की, जब भी की मस्बत की। और उसके साथ साथ जो अवामी जो मुश्किलात हैं मैंने ज़्यादा तवज्जो उनकी तरफ दी। मैं कोई ज़्यादा उन लोगों की ज़्यादा जो मैंने ये नहीं कोशिश की कि मैं किसी उस बड़े किसी शख्सियत का, किसी सियासतदान का उसका इंटरव्यू करूं जिसके साथ मेरा अपना ना, मैंने लोगों से अपना जो है ताना माना रखा कि मुझे लोगों के मसाइल देखने हैं, मेरे इलाके की मुश्किलात हैं, मेरे लोग पब्लिक रिलेशंस जो है हाँ, लोगों की। उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। और अल्लाह का करम है कि आज आप कहीं से भी आप आज भी देखेंगे हमारा जो इलाका है उसमें काफ़ी सुधार आया है। बुनियादी सहूलियात, चाहे पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो या दीगर मसाइल हो, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे जो लोग हैं जो इनको परेशानियाँ जो दरपेश हैं उनका कहीं ना कहीं हल निकले। एक सहाफ़ी होने के नाते से आपको वो फ्रीडम मिला जिस तरह से एक सहाफ़ी को फ्रीडम होना चाहिए, आज तक आपको वो फ्रीडम मिला कि जेन्युइन स्टोरी जो करनी होती है वो आप अच्छे से कर पाए? देखिए, मैं आपने एक अच्छा सवाल किया। कहीं न कहीं आज भी हमारे जो कई लोग जो है इंतज़ामिया जो है वो नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे कुछ अच्छे ऑफ़िसर्स भी हैं जो चाहते हैं कि एक सहाफ़ी जो है उसके ज़रिए हम तक ये आवाज़ पहुँचे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो नहीं, इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। लेकिन आप ये कहें कि कभी भी इंसान में जब आप एक सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हो जाते हो तो आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। आपको हक की बात जो है बिल्कुल आपको परेशानियाँ आएँगी। एक सहाफ़ी को ज़्यादा दबाया जाता दबा है। यहाँ तो अभी उतनी कश्मीर आज़ादी की नहीं है अगर यहाँ की हम बात करें तो। लेकिन आप अपनी कलम का सही इस्तेमाल करो, आप लिखो, आप बोलो, आप इंतज़ामिया के खिलाफ जो है अगर कहीं भी जहाँ आपको लगता है कि गलत है आप आवाज़ उठाइए। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप अपने हिसाब से, अगर आपके अंदर एहसास कमतरी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको हर कोई दबाएगा। अगर एहसास कमतरी का शिकार आप नहीं है तो आपको कोई नहीं दबा सकता है, क्योंकि ये आपका हक है। सबसे पहले आप अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। अब तो जुडिशरी है, ये बाकी सारी चीज़ें आप मुकाबला कर सकते हैं। आपको मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। अगर आप इस शोबे के अंदर आए हैं, आपको पता है कि ये कांटों का रास्ता भी है, और इस रास्ते को पार करने के लिए आपको हिम्मत, जुर्रत की ज़रूरत है, और वो आपके अंदर होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैंने कोशिश की, मैं इन चीज़ों में नहीं आया। मैंने जब भी लिखा सच्चाई लिखी। आप देखे होंगे मैं कभी भी किसी से ये नहीं है कि बहुत दफ़ा दबाव वगैरह वो भी आए, मैंने कभी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी, मैंने अपने राह की तरफ राह रखा। आपने सियासत में कदम रखा, अल्ताफ़ बुखारी ने हाल ही में जो अपनी पार्टी लॉन्च की, आपने उसके साथ गठजोड़ किया, हाथ बढ़ाया उसके साथ, और वो जो हाथ है फिलहाल थामे बैठे हैं एक दूसरे के। अभी शौकी था या ज़रूरी था कि अपने एरिया के लिए की सियासत में आना? देखिए, सियासत मेरी अपनी पार्टी से ही नहीं शुरुआत नहीं हुई। मैंने इससे पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फार्म भरा था और वो रिजेक्ट हो गया था उस समय।
सियासत मेरा पेशा नहीं है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, पीडीपी के अंदर या दीगर जमातों के अंदर पेशा वाराना सियासतदान बैठे हैं, उनका पेशा सियासत है, उनकी रोज़गार सियासत है। और हम जैसे लोगों का, जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, कि हम जैसे लोगों का पेशा सियासत नहीं होता, हमें मजबूरी सियासत में लाती है। हमने देखा जब हमारे इलाके के जो मसाइल है, लोगों ने हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको वोट देने के बावजूद भी वहाँ के मसाइल जो है वो हल नहीं हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं पंचायत के अंदर भी मैंने हिस्सा लिया, मैंने डीडीसी इलेक्शन भी लड़े, और मेरा मेन मकसद यही था कि लोगों के जो मसाइल है, कहीं ना कहीं अगर लोग मुझ पर एतमाद जिताते हैं तो मैं चाहता था कि हमारे इलाकाई जो मसाइल है कहीं ना कहीं वो हल हो। तो उसके बाद मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फार्म भरा तो वो रिजेक्ट हो गई। तो हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गुजर बकवा तबका के लिए बेहतर जमात है। बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे उस समय मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब ज्वाइन किया, तो उस समय क्या हुआ कि हमारे जो लोग हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब से एक अच्छी खासी मुलाकात हुई, 1.5 घंटा उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा कि हमारे कम्युनिटी की किसी आदमी को आप अपने पार्टी के हेड आपको सामने हाँ, लाया। पार्टी के हेड ऑफिस में एडजस्ट करो ताकि ये हमारी आवाज जो है आप तक पहुंचा सके। उन्होंने उस समय तो हामी भरी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा सिस्टम है कि वहां सिर्फ खानदानी राज है। मैंने बड़े करीब से देखा है। और खानदानी राज ये है कि वहां पे सिर्फ उसी आदमी को जिसका बाप एमएलए है उसके बेटे को आगे लाने की कोशिश की जाती है। जो ग्राउंड का वर्कर होता है, जो मेहनत करता है, उसको वहां आगे वर्कर ही रखते हैं, उसको आगे आने नहीं देता, उसकी कोई आवाज ही नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक तारीख भी रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हम देखें, या पीडीपी की अगर राज किया है तो वो इन्हीं दो जमातों ने किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने। अगर इक़्तिदार में रहे तो यही दो जमातें रही हैं। और यहाँ पे जो मसाइल, जो मुश्किलात इस वक्त हैं, तो इनके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। इन्होंने कभी भी यहाँ के नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं दिया, इन्होंने कभी सच की सियासत नहीं की, इन्होंने हमेशा जज्बाती नहरें दी है। जैसे आज भी पीडीपी के वाले जज्बाती नहरें देकर लोगों को जो है बेवकूफ नेशनल बना। कॉन्फ्रेंस का एक नारा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो भी लोगों को बनाया था। न देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, अब मुझे एक बात बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी यहाँ पे काले कानून यहाँ पे लाए गए, नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीकियों की तरफ ले जाने के जितने भी कानून बनाए, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दौर में बने हैं। बिल्कुल। जो जुल्म यहाँ पे था, टास्क फोर्स का था, जो भी जुल्म यहाँ था, तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जमाने में हुआ था, दूसरी किसी जमात के। चलिए, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आई, लोगों की उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हो गई कि नहीं जी, अब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से तंग आके जो है लोगों ने अच्छी खासी तादाद में पीडीपी को वोट दिया। और पीडीपी ने जब इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने कहा उस समय कि हम ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पिछला इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हाँ, ये इलेक्शन जो है ये बीजेपी को बाहर रखने के लिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं है, किसी दूसरी जमात के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए लड़ा। उसके बाद दावत उन्होंने खुद दी बीजेपी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी के साथ हाथ मिला के, और ये जो मसाइब है, ये जो मुश्किलात है, ये उन्होंने पैदा किए। अब इस वक्त जो उस समय भी वही जज्बाती नहरों के जरिए लोगों को ठगा और लोगों को धोखा दिया। अब भी, आज भी, चाहे आप दफा 370 के हवाले से बात करें या किसी भी, ये लोग वही जज्बाती नहरें देकर लोगों को अब दोबारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज का नौजवान जो है, लोग समझते हैं, बेशक सच कड़वा होता है, लेकिन सच इसका कोई नुकसान नहीं होता है। ये जो झूठ की सियासत करते हैं, वक्ती तौर लीडरों को फ़ायदा होता है, लोग जो है वो भी उसमें आ जाते हैं, लेकिन फिर मुस्तकबिल में जो है लोगों की परेशानियां यही चीज़ें बनती हैं। अगर हम देखें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को, आपको लग रहा है कि आज के लोग उनके साथ है या पीछे जा चुके हैं, उनसे हाथ छीन रहे हैं अपना? अब देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि जो दही इलाकों की अगर हम बात करें, तो लोगों के पास सबसे पहले मुझे लगता है कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख से वाकिफ़ हैं, जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के माजी से वाकिफ़ हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के माजी से वाकिफ़ हैं, जो लोग देखते हैं, जो संजीदा लोग हैं, तो वो इस चीज़ से सौ को दूर है। अब दही इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं जो लोगों को इसकी वाकफियत नहीं होती है, कहीं ना कहीं जो दीगर जो जमातें हैं, जो हम जैसे लोग भी हैं, वो इनको लोगों को जो है लोगों तक सही बात पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं लोग इनके साथ हो सकते हैं जुड़े, लेकिन अच्छा संजीदे जो लोग हैं, स्कॉलर जो लोग हैं, वो इससे अब दूरी इख्तियार, उनको पता है कि
माजी में हमें जो परेशानियां जो दी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ही देन है। अब तो लोगों को मुझे लगता है कि कहीं जो नौजवान हैं वो सियासत पे अब भरोसा ही नहीं करते हैं। अब इस वक्त आप देखिए कितनी परेशानियों का सामना है लोगों को, कितनी मुसीबतों का सामना है, लेकिन उसके बरअक्स भी आप देखिए लोग सियासत को उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं, उनकी उसकी वजह यही है कि लोगों का जो एतमाद जो है, लोगों का जो भरोसा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उसको मतलब लोगों पे के जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फेरा है, तो इसलिए लोग जो है वो सियासत से आप कल महबूबा मुफ्ती का एक पब्लिक दरबार था श्रीनगर में। उन्होंने कहा कि जो हमसे छीन लिया गया वो हम वापस लाएंगे। क्या ये हकीकत में ला सकते मैं हैं? आपको एक बात बताऊं, आप मुझे ये बात बताइए कि आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास लोगों ने आपको पावर दिया है, तो जब आपसे ये चीज़ छीनी जाती है तब आप इक़्तिदार में थे, और आज आप इक़्तिदार में नहीं है तो आप कैसे ला सकते हैं जब आप इक़्तिदार में होते हुए इसका ये मतलब है कि लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमेशा जज्बाती नहरें देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और आज भी वो बना रहे हैं और वो बनाएंगे, वो आगे भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने देखे ना नेशनल पीडीपी ने कौन कौन से दावे किए थे, कौन सा कोई दावा आपको लगा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके पार्लियामेंट मेंबर थे, लोग पार्लियामेंट के अंदर उनके मेंबर थे, पीडीपी के थे, तो तब उन्होंने बात नहीं की। ये सही जगह में जब इनको बात करनी होती है, जब पार्लियामेंट की, देखिए ये गली कोचों में बात करने से ये मसले हल नहीं होंगे। जब पार्लियामेंट में थे तब क्यों नहीं उन्होंने बात की, तब तो बात करनी चाहिए थी ना इस मसले पे। अब अगर ये गली कोचों के अंदर बात करेंगे इन चीजों के लिए, तो लोगों को इस चीज का इल्म होना चाहिए कि अगर सही जगह के अंदर ये बात नहीं कर सकते हो तो ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर ये बात नहीं कर सकते हो, आप अगर गली कोचों के अंदर ये बात कर रहे हो कि नहीं जी हम ये करेंगे, सूद समेत देंगे, अरे भाई अगर इसको लिया है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? गुपकार अलामिया बनता है। अगर इलेक्शन, अगर जब जिस समय इलेक्शन हुआ, अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में हाथ मिलाते तो क्या आपको लगता है कि ये मसाइब पैदा होते? नहीं होते ना। बिल्कुल नहीं। वही एक उस समय इनको मिलाना चाहिए था। अब जब ये इक़्तिदार से बाहर, उस समय इक़्तिदार की भूख थी इनको, कोई भी चाहता था कि जिसकी भी जमात के साथ हमारा हाथ मिले, लेकिन इक़्तिदार हमें इक़्तिदार मिले। कश्मीरियों की किसी ने नहीं सोची, ये गलत फहमी है कश्मीरी कम्युनिटी के लोगों की। अब इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि अपनी पार्टी जो है वो उस सच की सियासत करती है, उस सच पे मबनी है, वो जो भी बात है सच है। अब लोग कहेंगे कि नहीं जी ये जो मीठी कोई भी चीज़ है ये वक्ती तौर इंसान को ठीक अगर हम लगती है, लेकिन देखें सेहत तो के लिए अल्ताफ खराब। बुखारी भी पीडीपी का एक खास कारकुन था श्रीनगर में। मेन एक जो जड़ होता है वो अल्ताफ बुखारी था पीडीपी का। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी जो है ना, कोई घर है उसका मालिक जो है, मैंने आपको पहले ही कहा कि पीडीपी के अंदर एक ख़ानदानी एक राज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे शेख ख़ानदान की चलती है और पीडीपी पे मुफ्ती ख़ानदान की। कोई दूसरा आदमी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। उसमें इनका एक अपनी ख़ानदानी एक सिस्टम है, उसी को बरकरार रखे हुए हैं ये। इसमें किसी दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोगों ने पीडीपी को वोट उस समय किया था, और महबूबा मुफ्ती के जो जज्बाती नहरे थे या इन्हीं लोगों को उस समय चुनने की कोशिश की थी। तो ये इनका अपना, आप इसको देखिए पहले तो, जहाँ पे आपको खानदानी राज है जहाँ पे हो, तो वहाँ पे किसी दूसरे आदमी की नहीं चलती है। मैं पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, हमारी वहाँ पे कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता था। अगर कहते अल्ताफ बुखारी ने जब सही बात की तो शायद उसको बाहर निकाल दिया होगा पार्टी से। हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अलग पार्टी बनाई, डीएपी। इलेक्शन कमीशन ने उस डीएपी को रद्द किया। उसके बाद अल्ताफ बुखारी तंज करते आए गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी पे। क्या ये एक दूसरे के पीछे क्यों लगे हैं? ये क्या वजूहत है? क्या आपका अपनी पार्टी का असल मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये बात तंज की नहीं है। हाँ, सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने ये बात ज़रूर कही होगी कि जिस समय लोगों को यहाँ पे जिस समय आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक लोगों की परेशानियाँ हुई लोगों को, तो उस अपनी पार्टी जो है उस समय वजूद में आई और उस समय ज़रूरत भी थी। तो उसके बाद जो है जो जमातें हैं उसके बाद बनती हैं। देखिए, वक्त ये हर किसी का मुनासिब वक्त होता है, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि अगर ये मुनासिब वक्त में होना चाहिए था। तो बाकी रही बात, ये सियासत के अंदर जो है, सियासत में कोई भी है इस पे एक दूसरे के खिलाफ बातें तो होती रहती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो सवाल है सकते हैं, मैं अपनी बात कहूँ, और लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अल्ताफ बुखारी साहब
उनका भी कोई वो पेशा सियासत, वो एक कामयाब ताजर है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं ज़्यादा है वो कि बिजनेस की बातें कर हाँ, रहे हैं। नहीं वो एक कामयाब ताजर हैं और उसको सियासत ये जिस तरीके से इनका बाकी लोगों का पेशा सियासत है, वो उनका पेशा सियासत नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है और वो चाहते हैं कि अब मैं इन लोगों की जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो उनका भी यही एक ख्वाब है। तो इंशाल्लाह लोग अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली दफ़ा जो यहाँ पे श्रीनगर के अंदर जलसा हुआ, काफ़ी तादाद में लोग आए और एक नई पार्टी के साथ इतने कम वक्त में इतने इतने लोग जो है जुड़ना, ये बड़ी बात है। अब अपनी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो रहेगा जो आने वाला इलेक्शन है, 23 में होगा, 24 में होगा, अभी तक पता नहीं है कि कब इलेक्शन होगा, क्या मैनिफेस्टो रहेगा देखिए अपनी मैं पार्टी आपको का? ये कहूँ कि अपनी पार्टी की सियासत जो है वो सच पे मबनी है, जज्बाती नहरें नहीं है, किसी को धोखे में रखने की बात नहीं है। वक्ती तौर अगर कोई बात किसी को कड़वी भी लगेगी लेकिन उसका नुकसान नहीं है। अपनी पार्टी ने हमेशा सच की सियासत की। पहले भी आपने देखा जैसे यहाँ पे नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात है, ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ देने, उसमें अपनी पार्टी का ही किरदार रहा कि किसी दूसरी जमात का कोई किरदार रहा। तो इसमें अपनी पार्टी ने हमेशा जो भी किया, इनकी आगे भी इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी सच्चाई की सियासत के ऊपर ही गामज़न रहेंगे और इससे पहले भी सच की सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सच बताया जाए, लोगों को धोखे में ना रखा जाए, क्योंकि हम पहले से ही धोखे की यहाँ पे पहले यहाँ सियासत नहीं, यहाँ सियासत की गई। तो सियासत अगर सच्चाई के साथ की जाए तो वो सबसे अफजल है और अपनी पार्टी की जो सियासत है वो सच्चाई पे है। जो भी होगा तो सच होगा, कोई झूठ नहीं होगा, सच्चाई पे मबनी होगी। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे रियाज अहमद बड़ाना, जो कि खासकर ज़िला बड़गाम की एक शान है। फ़िलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।